चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। बहुत कम मात्रा में मट्ठा या दही दूध में मिला दिया जाता है तो फिर उससे क्या हो जाता है, दही बन जाता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? और ये जो लैक्टोबैसिलस है ये क्या करता है, दूध से दही बनाता है। दूध की तुलना में दही जो है वो ज्यादा पोषण क्षमता वाला होता है। तो बैक्टीरिया की कॉलोनी में फफूंद लग गई, बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो फिर ये फ्लेमिंग को समझ में आया कि ये जो यहाँ पर फफूंद है, ये जो मोल्ड है, जो फंजाई है, जो कवक है, ये कुछ ऐसा पदार्थ बना रहा है जो बैक्टीरिया से कह रहा है रुको जरा, सब्र करो, ज्यादा ग्रोथ मत करो। हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नया माइंड मैप पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। और अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1 से लेके 4 तक सवाल इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। 1, 2, 3 या 4, जितना उनका मन करता है इतने सवाल वो लोग जो है आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो यही हमारा आज का टेबल ऑफ कंटेंट है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है भाई, एक चीज समझो आप, सूक्ष्म जीव का क्या मतलब है बताओ जरा, कि भाई आखिरकार इस सूक्ष्म जीव का क्या मतलब है। सबसे पहली बात तो आप ये समझो, हालांकि आप उधर पढ़ते हुए आते हो मोनेरा और प्रोटिस्टा, इवन फंजाई, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। तो जब वो आपको नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं तो फिर आप क्या करते हो, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेते हो। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप उन्हें देखते हो। और जब भी आप उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हो, ध्यान से सुनना भाई, जब आप उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हो तो सूक्ष्मदर्शी का क्या है, जो परिवर्धन क्षमता है, मैग्निफिकेशन पावर जो है, आवर्धन कह सकते हैं आप, आवर्धन क्षमता जो है कि उसको कितना ज्यादा जूम कर सकता है ना। अलग अलग टाइप के जो माइक्रोस्कोप है उनकी जो जूमिंग पावर है वो अलग अलग होती है, मैग्निफिकेशन पावर जो है वो अलग अलग होती है। तो फिर आप ये देखते हो कि वो जो सूक्ष्म जीव है वो कैसा है। नेकेड आई से जनरली आपको नहीं दिखाई देगा। आपको ये पता चल सकता है, जैसे आप ब्रेड वगैरह देखें तो ब्रेड वगैरह में क्या है, कई बार फंगस लग जाता है तो आपको समझ में आना शुरू हो जाता है एक्चुअल वो कैसा दिखाई देगा। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होंगे, या बैक्टीरिया जो है उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, वायरसेस के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। तो वायरस है, वायरॉइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं, ठीक है, या बहुत सारे बैक्टीरिया हैं आप कहेंगे बेटा, है ना, फंजाई हैं, प्रोटिस्ट हैं, तो ये सब सूक्ष्म जीव हैं। अब ये जो सूक्ष्म जीव हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो आपकी फसलों में, आपके पादपों को, आपके जानवरों को, मवेशियों को या आपको बीमार बनाते हैं। हमें वो नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। हमें इस अध्याय में, हमें इस चैप्टर में उन सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करनी है जो मनुष्य के लिए फायदेमंद होते हैं, जो आपका क्या करते हैं बेटा, फायदा कराते हैं, जो आपके लिए कल्याणकारी सूक्ष्म जीव हैं। हम उनके बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो सूक्ष्म जीव हैं इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो घरेलू उत्पादों के बनाने में काम में आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो औद्योगिक उत्पाद जैसे कि शराब, प्रतिजैविक, ठीक है, कुछ अम्ल, जैव सक्रिय अणु या एंजाइम बनाने के काम में आते हैं। बेटा कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो वाहित मल के उपचार में काम में आते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो बायोगैस के उत्पादन में काम में आते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जैव नियंत्रक के रूप में काम करते हैं। और कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं बेटा। तो एक वास्ट वैरायटी है यहाँ पर, नहीं कि साहब सूक्ष्म जीव वैरायटी तो बहुत देता है? दूध से दही बनाना है, सूक्ष्म जीव आपके लिए सहयोगी हैं। पनीर बनाने के काम में आता है, ब्रेड बनाने के काम, बड़े सारे काम में आता है। इवन जो ताड़ के वृक्ष हैं वहां से क्या है, जो पेय पदार्थ, जो वहां से लिक्विड मिलता है, जो वहां से तरल पदार्थ मिलता है, उसका प्राकृतिक तौर पर किण्वन हो जाता है। प्राकृतिक तौर पर जो उसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, ताड़ी में टॉडी कहते हैं जिसको, उसमें प्राकृतिक तौर से जो सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं उसका क्या कराते हैं, किण्वन कराते हैं।
लोग उसको पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं बहुत सारी जगहों पे। जैसे हमारे जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उनमें दबा के प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा जैसे आपको दही बनाना है बेटा, क्या बनाना है? दही। दिमाग का दही नहीं बनाना है बेटा, दूध का दही बनाना है। तो जब भी आपको दही बनाना है तो दही बनाते समय क्या होता है, अच्छा आपने कभी देखा है कि मम्मी लोग क्या करते हैं, मट्ठा अगर रखा हुआ है, मट्ठा अगर रखा हुआ है तो उस मट्ठे को वो क्या करते हैं बताइएगा जरा? मट्ठे को जो है दूध में मिला देते हैं, है ना, थोड़ा सा, एक चम्मच, जो छोटा वाला चम्मच होता है, टी स्पून, ठीक है ना, उतना सा जो है वो क्या करते हैं, जो दही है उसको दूध में मिला देंगे तो दूध का क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। एक बहुत छोटी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में मट्ठा या दही दूध में मिला दिया जाता है तो फिर उससे क्या हो जाता है? दही बन जाता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटा ये जो दूध से जब दही बनता है तो दूध में बेसिकली हम क्या डालते हैं? लैक्टोबैसिलस डालते हैं। क्या डालते हैं? लैक्टोबैसिलस, या आप कह सकते हैं कि हम उनमें डालते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या डालते हैं हम उनमें? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालते हैं। लैब यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इनको कॉमनली क्या कह दिया जाता है? शॉर्ट में लैक्टोबैसिलस कह दिया जाता है, लैक्टोबैसिलस। और ये जो लैक्टोबैसिलस है ये क्या करता है? दूध से दही बनाता है। दूध की तुलना में दही जो है वो ज्यादा पोषण क्षमता वाला होता है। दूध की तुलना में जो दही है, दही क्या होता है बच्चों? वो ज्यादा पोषण क्षमता वाला होता है। क्यों? क्योंकि अगर दूध से तुलना करें आप दही की, तो दही में एक तो विटामिन B12 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाया जाएगा, दही में कुछ ऑर्गेनिक अम्ल ज्यादा पाए जाते हैं। तो कुमुलेटिव रूप से अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि दही की पोषण क्षमता ज्यादा होती है। आप दूध से पनीर भी बना सकते हैं, ठीक है भाई? हाँ, देखो कभी भी अगर बुरा वक्त आए तो घबराना नहीं, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें फटे हुए दूध से पनीर या छेना बनाना नहीं आता। समझ रहे हो? कितनी कितनी मोटिवेटिंग लाइन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है भाई? तो क्या होता है भाई कि ये जो स्विस चीज है, जैसे पनीर जब आप बनाते हैं तो वो अलग अलग आप देखेंगे टेस्ट का हो सकता है, स्वाद उसका अलग हो सकता है, गठन रचना उसकी अलग हो सकती है, संरचना उसकी अलग हो सकती है, अलग अलग तरीके का पनीर चीज बेसिकली। एक तो चीज वो है जो आप मटर पनीर बनाते हैं उसमें खाते हैं, फिर एक वो चीज होता है, आपने देखा होगा कई बार वो क्या करता है, ब्रेड वगैरह में लगाते हैं जो जब पिज्जा ईजा बनता है, फिर एक वो चीज होती है जो मेल्ट करके खाना पड़ता है ना? तो चीज हार्ड भी है और सॉफ्ट भी है। तो ये जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज है, ये जो अलग अलग प्रकार का पनीर है कि उसकी गठन रचना अलग है, स्वाद अलग है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यह निर्भर करता है कि चीज को बनाने में किस प्रकार का सूक्ष्म जीव प्रयोग में लिया गया है। ये बेटा इस बात पर निर्भर करता है कि उस पनीर को बनाने में, चीज को बनाने में किस प्रकार का सूक्ष्म जीव प्रयोग में लिया गया है, उस पर निर्भर करता है। जैसे जो पेनिसिलियम कैम्बर्टी होता है उससे हम कैम्बर्ट चीज बनाते हैं। लिख लो, मैंने नहीं लिखा, आप लिख लो। पेनिसिलियम कैम्बर्टी जो है उससे क्या बनाते हैं? कैम्बर्ट चीज। या जो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, उससे हम लोग क्या बनाते हैं? रॉकफोर्टी चीज, ठीक है? इसके अलावा स्विस चीज आपको पढ़ना है बेटा, और एनसीईआरटी आपसे कहती है आहा टमाटर बड़े मजेदार, नहीं सॉरी, एनसीईआरटी आपसे कहती है कि ये जो स्विस चीज है, इस स्विस चीज में बड़े बड़े होल पाए जाते हैं। समझ रहे हो? यहां पर क्या होता है बेटा, बड़े बड़े छिद्र उपस्थित होते हैं स्विस चीज में, लार्ज होल प्रेजेंट होते हैं। और ये लार्ज होल क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि CO2 का प्रोडक्शन होता है। और कौन कराता है CO2 का प्रोडक्शन? तो ये बैक्टीरिया कराता है बेटा। ये क्या है? बैक्टीरिया। ये बेटा एक बैक्टीरिया है जबकि जो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी है वो फंजाई है। तो आप देख रहे हैं यहां से एक और बात क्लियर हो रही है कि पनीर के बनने में क्या हो रहा है? बैक्टीरिया भी यूज हो रहा है, फंजाई भी यूज हो रहा है। तो वो जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई बैक्टीरिया है वो CO2 का प्रोडक्शन कराएगा और वो CO2 इवेपोरेट हो जाएगा। और जब भी वो CO2 इवेपोरेट हो जाएगा तो वहां पर उसकी जगह खाली हो जाएगी, बड़े बड़े छिद्र उपस्थित होंगे बेटा।
और वो छिद्र इसलिए उपस्थित होते हैं क्योंकि लार्ज अमाउंट में CO2 का प्रोडक्शन होता है। बेटा अगर ब्रेड बनाने की आप बात करें तो ब्रेड कैसा होता है बताइएगा जरा? सॉफ्ट और पोरस होता है। कैसा होता है भाई? सॉफ्ट और पोरस, यानी कि कोमल तथा छिद्रित, कोमल व छिद्रित ब्रेड है। पाव भाजी वाला पाव है, कैसा होता है? कठोर होता है क्या? नहीं, सॉफ्ट होता है और उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि ब्रेड के बनने में यूज होता है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, और ये जो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है ये बेकर्स ईस्ट है। ये वहां पर क्या कराएगा? CO2 का प्रोडक्शन कराएगा और इथेनॉल का प्रोडक्शन कराएगा। किसका प्रोडक्शन कराएगा? CO2 और इथेनॉल। तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा? वाष्पन हो जाएगा, ये इवोपोरेट हो जाएंगे भाई। ये जो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है बेकरी के काम में यूज हो रहा है, तो आप इसे बेकर्स ईस्ट कह रहे हैं। बच्चों ये जो बेकर्स ईस्ट है, यह बेकर्स ईस्ट ध्यान से सुनेंगे, ये बेकर्स ईस्ट क्या हो जाएगा? ये CO2 और इथेनॉल का प्रोडक्शन कराएगा, गर्म होने पर वो वाष्पित हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ी वजह है, ये बेटा सबसे बड़ी वजह है कि ये जो ब्रेड होते हैं सॉफ्ट और पोरस होते हैं। ब्रेड कैसे होते हैं बेटा? सॉफ्ट और पोरस होते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। और भी बहुत सारे उत्पाद हैं। अगर आप घरेलू उत्पाद की ही बात करें तो बड़े सारे उत्पाद हैं बेटा, जैसे इडली है, डोसा है, इवन जो सोयाबीन है, सोयाबीन को हम लोग क्या करते हैं? फर्मेंट करा के काम में लेते हैं। इमरती, जलेबी, ये सब फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हैं। किसके प्रोडक्ट हैं? फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हैं बेटा। आइए अब बात करते हैं माइक्रोब्स इन औद्योगिक उत्पाद, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। औद्योगिक उत्पाद पर पढ़ने से पहले आप याद रखिए कि जब आप औद्योगिक पैमाने पर कोई चीज बनाते हैं तो आपको बड़े बड़े टैंक चाहिए होते हैं, ठीक है ना? बड़े बड़े टैंक चाहिए होते हैं। उन टैंक को, उन लार्ज टैंक को क्या कहते हैं? किण्वक कहते हैं। या किण्वक के साथ साथ आप उन्हें बायो रिएक्टर कह सकते हो बेटा, बताना मत किसी से। बायो रिएक्टर कह सकते हो या इंग्लिश में फर्मेंटर भी कह सकते हो। फर्मेंटर कह लो या किण्वक कह लो या बायो रिएक्टर कह लो मेरे भाई, ठीक है ना? तो ये जो है फर्मेंटर, ठीक है ना? ये अब उनमें ये बनता है। जैसे शराब उत्पादन की अगर आप बेटा बात करें तो शराब उत्पादन के समय आप ईस्ट लेते हो, वही सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। और वो जो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है ना, वो यहां पर ब्रेवरेज इंडस्ट्री में प्रयोग हो रहा है, तो ब्रेवरेज कह दिया जाता है, ब्रेवर्स ईस्ट या ब्रेवर्स ईस्ट। जैसे आपने आलू का मांड लिया, मंड, एक उसमें क्या किया? महुआ भर लिया, महुआ, हमें महुआ से बनाते कुछ लोग शराब। गन्ने का रस भर लिया, गुड़ भर लिया, फल कूच के उसमें डाल दिए, आलू भर दिया, चीनी घोल के डाल दी। उसके बाद आप उसमें क्या करो? ब्रीवर्स ईस्ट डाल दो, तो वो क्या करेगा? वहां पर एथेनॉल बनाना शुरू कर देगा, एथेनॉल। अब नेचुरली अगर आप देखा जाए तो ईस्ट जो है वो 13% एल्कोहलिक कंसंट्रेशन के बाद वो जो विलेन है उसके लिए टॉक्सिक हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। तो ईस्ट जो है वो नहीं बचता, मर जाता है, वो उठता नहीं, उठ जाता है, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हो ना, आफ्टर 13% एल्कोहलिक कंसंट्रेशन सोल्यूशन बिकम टॉक्सिक फॉर ईस्ट। वो जो विलयन है, वो जो शोरबा है, सीरा जिसमें कि शराब का उत्पादन हो रहा है, वो ईस्ट के लिए विषाक्त हो जाता है। अच्छा, लेकिन आपके पास तो अलग अलग कंसंट्रेशन का एल्कोहल है, कहीं पे 40% है, कहीं पे 50% है, कहीं पे 55% है, कहीं पे 10% है। तो क्या होता है बच्चों? कुछ एल्कोहलिक उत्पाद ऐसे होते हैं जो अनआश्वित हैं, जो बिना आसवन के बनाए जाते हैं। जैसे वाइन और बियर जो हैं, ये बिना आसवन के बनाए जाते हैं। बियर में लगभग 6 से 8% के आसपास एल्कोहल होता है, 6 to 8%। बियर में एल्कोहल की जो कंसंट्रेशन होती है वो 6 to 8% होती है, और वाइन में होती लगभग 11 से 12%। ये बिना आसवन के बनते हैं। आश्वित उत्पादों में बेटा विस्की है, ब्रांडी और रम है, इनके नाम जरूर याद रखें। प्रतिजैविक उत्पादन, एंटीबायोटिक का निर्माण भाई, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। कई बार क्या होता है, आप कहते हैं ना कि अरे डॉक्टर ने बहुत एंटीबायोटिक दे दिया है ना, कुछ हो गया, कहते हैं अरे एंटीबायोटिक ले लो। काहे ले लो एंटीबायोटिक? मिठाई है क्या?
है? एंटीबायोटिक का कोई तो फायदा होगा कि नहीं सर? जैसे मंदिर में पूजा करने के बाद चरणामृत मिलता है, वैसे एक एंटीबायोटिक खा लेना चाहिए। एंटीबायोटिक जो है, दो शब्द हैं, एंटीबायोटिक, ठीक है? एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। तो एंटीबायोटिक जो है वो किसी की लाइफ के अगेंस्ट है। किसकी लाइफ के अगेंस्ट है? जो आपकी लाइफ के अगेंस्ट है। नहीं समझे? बैक्टीरिया आपको क्या करता है? बैक्टीरिया जो है आपको हार्म पहुंचाना चाहता है। बैक्टीरिया जो है आपको हार्म पहुंचाना चाहता है। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को ही हार्म पहुंचा देती है। तो एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के लिए क्या है? अगेंस्ट लाइफ है। लेकिन ह्यूमन के लिए क्या है? प्रो लाइफ है। इंसानों के तो काम आती ना भाई, ये इंसानों के तो काम आती है, ठीक है? पहला जो एंटीबायोटिक है, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो करा रहा था। फ्लेमिंग जो है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे? वो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो करा रहे थे। तो जो पेट्री डिश थी, जिसपे जो कल्चर प्लेट, संवर्धन प्लेट, उन्होंने देखा कि पोषण तो मैं पूरा दे रहा हूं, फिर भी भैया क्या हो रहा है, ये जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है ये ग्रो नहीं हो रहा। उन्होंने कहा दया, पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने पता लगाया। क्या पता लगाया? कि वो जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया वह इसलिए ग्रो नहीं हो पा रहा क्योंकि वहां पर एक क्या है? फफूंद है। जैसे किसी के जीवन में कोई फफूंद लग जाती है, फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। ये तो इंसानों के लिए कह रहा हूं मैं, आप बैक्टीरिया का सोचो। तो बैक्टीरिया की कॉलोनी में फफूंद लग गई, तो बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो फिर ये फ्लेमिंग को समझ में आया कि ये जो यहाँ पर फफूंद है, ये जो मोल्ड है, जो फंजाई है, जो कवक है, ये कुछ ऐसा पदार्थ बना रहा है जो बैक्टीरिया से कह रहा है रुको जरा, सबर करो, ज्यादा ग्रोथ मत करो। यानी उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। भाई आप दुश्मन से निपटना चाहते हैं, क्या तरीका है? या तो उसे मार दो या उसकी आबादी को नियंत्रित कर दो, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। इसी तरीके से एंटीबायोटिक काम करता है। तो फिर उसने कहा कि अच्छा, ये जो पदार्थ मिल रहा है ये बैक्टीरिया की रोकथाम में सहायक है। इस प्रकार से पहला एंटीबायोटिक खोजा गया, पेनिसिलिन। गलती से वो कर कुछ और रहा था, खोजा उसने कुछ और, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो पहला प्रतिजैविक है, पहला एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था पेनिसिलियम नोटेटम से। बाद में चेन और फ्लोरी ने बताया कि ये जो पेनिसिलिन है ये बहुत पोटेंट, पावरफुल, इट इज वेरी शक्तिशाली एंड वेरी प्रभावशाली एंटीबायोटिक। ये बहुत पोटेंट है, बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक है। इसका पुष्टिकरण किया चेन और फ्लोरी ने, और इस महान काम के लिए चेन, फ्लोरी और फ्लेमिंग को दे दिया गया नोबेल प्राइज। कब? 1945 में। फटाफट से देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, ये आपने पढ़ लिया होगा बेटा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं। जैसे एसिटोबैक्टर एसिटी से मिलता है एसिटिक अम्ल, लैक्टोबैसिलस से मिलता है लैक्टिक अम्ल, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम से मिलता है ब्यूटेरिक अम्ल, और एस्परजिलस नाइजर से मिलता है सिट्रिक अम्ल। याद रखिएगा बेटा, मैं आपको बता दूं, इस बोर्ड के बिना नीट 2025 का पेपर नहीं बनेगा। इस बोर्ड के बिना बेटा नीट 2025 का पेपर नहीं बनेगा। आज मैं कह रहा हूं, मई में पहले संडे की शाम को आप भी यही कहेंगे। अच्छा, एक मजेदार बात बता देता हूं। मजेदार तो क्या, याद करना तो मैं, तुम्हारे लिए कोई मजेदार नहीं है। ये तीनों जो हैं, तीन भाई तीनों तबाही, बैक्टीरिया हैं बेटा। ये तीनों क्या है? बैक्टीरिया। और एस्परजिलस नाइजर क्या है? फंगी, मतलब फंजाई है। तो एसिटोबैक्टर एसिटी से कौन सा अम्ल मिलता है? एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहां से मिलेगा? लैक्टोबैसिलस। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम से क्या मिलेगा? ब्यूटेरिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल कहां से मिलेगा? एस्परजिलस नाइजर से। इसके अलावा अलग अलग सूक्ष्म जीवों से अगर आप देखें तो कुछ ऐसे अणु मिलते हैं जिन्हें हम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल या जैव सक्रिय अणु कहते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो स्ट्रेप्टोकॉकस से मिलता है, स्ट्रेप्टोकॉकस से, ठीक है ना। और ब्लड क्लॉट जो हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट जो हो जाते हैं बेटा, तो ये क्या करता है? थक्के को फोड़ता है, एज अ क्लॉट बस्टर काम करता है। थक्का स्फोटन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से आइसोलेट किया जाता है और वह प्रतिरक्षा निरोधक, एज अ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट काम में लिया जाता है। स्टैटिन्स जो हैं एक ईस्ट से मिलते हैं,
मोनस्कस परप्यूरियस से मिलते हैं और ब्लड में क्या करते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करते हैं। ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करते हैं, कम करते हैं बाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये जैव अणु बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में आपको इनहिबिशन पढ़ाए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वो वहां पढ़ाया जाता है। ठीक है, बस मैंने लिख दिया। कुछ एंजाइम मिलते हैं, कैंडिडा लिपोलिटिका, नाम मत याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं लिखा। तो वहां से लाइपेज मिलता है। अब ये जो लाइपेज है, लाइपेज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, साबुन बट्टी जो बनाई जाती है ना कपड़ा धोने की, जो निरमा बनाया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। अब तुम जो है क्या कर रहे थे, ब्रेड मतलब कुछ खा रहे थे भाई, तुम मान लो ऐसे बर्गर खा रहे थे, अब उससे मायोनीज या क्रीम जो है वो तुम्हारे शर्ट पे गिर गई, तो भैया उसको ऑयली स्टेन्स को हटाना पड़ेगा ना, तेल घी के दाग धब्बे जो है उठाने पड़ेंगे ना। वो सब कहने की बातें हैं कि अगर दाग लगने से कुछ अच्छा हो तो दाग अच्छे हैं, समझो भाई, साफ करना पड़ेगा उसने, तो शर्ट खराब हो जाएगी। तो ऐसे डिटर्जेंट को बनाने में ये लाइपेज जोड़ दिया जाता है। अच्छा आप एक चीज समझो, जो जूस वाले भैया होते हैं वहां जाओ, उससे कहो भैया एक गिलास जूस पिला दो मौसम्बी का, मेरा मूड ऑफ है। नहीं, तो जब आप वहां पर जूस पी रहे होंगे तो क्या होगा, आप देखना ऊपर ऐसे झाग झाग सा होगा गिलास में, देखा होगा। ऐसे भी गर्मियों में गन्ने का जूस ज्यादा पिया जाता है, पियो, ऊपर झाग झाग सा रहेगा। आप घर में जूस बना लो तब भी ऊपर झाग झाग सा रहेगा, सही है, होता है ऐसा। लेकिन 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 जब आप मार्केट से जूस लाते हैं, पैक्ड जूस है ना, रियल जूस विच इज नॉट रियल, रियल जूस, ट्रॉपिकाना या जो भी ऐसे जूस आते हैं पैकेज्ड जूस, उसमें आप देखो क्या आपको कोई झाग समझ में आता है, नहीं समझ में आता, एकदम क्लियर रहता है, जैसे शरबत बनाया गया हो रूह अफ़ज़ा डाल के, एकदम साफ। तो वो जो बॉटल्ड जूस आता है उसको साफ कर, अच्छा दरअसल वो जो झाग है ना वो है क्या, वो अशुद्धियां हैं, वो कहीं ना कहीं पेक्टिनेज प्रोटीन, वो क्या है थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पेक्टिन एक्टिन है, तो कुछ प्रोटीन वगैरह रहता है वो। ठीक है, जितना फिल्टर हो पाया, फिल्टर होने के बाद भी वो झाग जैसा लगता है। लेकिन जब आप पेक्टिनेज और प्रोटीएज जैसे एंजाइम डाल देते हैं तो बॉटल का जूस पूरी तरीके से साफ हो जाता है। तो ये बॉटल जूस को बेटा क्लियर करने में प्रयोग में लिए जाते हैं प्रोटीएज और पेक्टिनेज। चलिए अब हम पढ़ेंगे वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। नाली नाला ये सब जो है म्यूनिसिपल वेस्ट जो है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसमें सूक्ष्म जीव हैं, पानी की बोतलें पड़ी हैं, जो भी अटरम सटरम सब पड़ा हुआ है। अब अगर ये डायरेक्ट पानी में जाएगा, नदी में जाएगा, तो क्या होगा, नदी के पानी को गंदा करेगा, तो वहां जो एक्वेटिक जीव हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। तो क्या होता है कि जो गंदा जल है, जो नाली वाली है, नाली जैसे आपके घर के सामने नाली होगी, वो किसी एक बड़े नाले में मिल रही होगी, वो बड़ा नाला आगे जाके कहीं किसी उसमें मिल रहा होगा, आप कहेंगे कि नदी में मिल रहा होगा, तो इनको डायरेक्टली नदी में नहीं छोड़ दिया जाता, इनका ट्रीटमेंट होता है। अब जो आपके सिलेबस में दो तरीके का ट्रीटमेंट है, एक तो बेटा प्राथमिक ट्रीटमेंट यानी कि प्राथमिक उपचार, और दूसरा है द्वितीयक उपचार या सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राथमिक उपचार जो है वो भौतिक प्रक्रिया है और द्वितीयक उपचार जो है वो जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया है भाई। प्राइमरी उपचार में दो चीजें हैं, निस्संदन यानी कि छानना, और साधन यानी कि तली में बनना। और यहां पर क्या है बेटा, एक तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, जो जैविक प्रक्रिया है, उसमें दो अलग अलग तरीके के टैंक इस्तेमाल में लिए जाते हैं, वायवीय टैंक और अवायवीय टैंक। अवायवीय स्लज संपाचित्र वो प्रयोग में लिया जाता है। अब जैसे ये जो कचरा वचरा है, कुछ पार्ट बेटा छान लिया जाएगा, ये देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रही है, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, छान लिया जाएगा, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, तली में बैठ जाएगा। अब जो बहिस्राव है, जो पानी जैसा इफ्लुएंट है, वो भेजा जाएगा बेटा द्वितीयक ट्रीटमेंट के लिए वायवीय टैंक में, यहां पे भेज दिया गया बेटा, यहां पर। अब ये जो वायवीय टैंक है, इस वायवीय टैंक में क्या है, फ्लॉक्स है, उर्वरक। क्या है बेटा, इस वायवीय टैंक में फ्लॉक्स है अर्थात उर्वरक है। उर्वरक क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई का ग्रुप है। और ये वायवीय टैंक है, ये एजिटेटर लगा हुआ है कि ऐसे ये हिलता रहेगा तो पूरे पार्ट को ऑक्सीजन मिलती रहेगी।
पूरे पार्ट को क्या मिलती रहेगी? ऑक्सीजन मिलती रहेगी। और वो जो ये वायवीय टैंक है, तो जो वायवीय जीवाणु हैं, वो जो वायवीय सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या करेंगे? उसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। जब वो उसको डाइजेस्ट कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि बीओडी वैल्यू कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा? बीओडी वैल्यू कम हो जाएगी। जब बीओडी वैल्यू कम हो जाएगी तो अब जो बचा हुआ बहिस्राव है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, तो वो भेजा एक्टिवेटेड स्लज जो है, एक्टिवेटेड स्लज या सक्रिय आपंक, बेटा एक्टिवेटेड स्लज या सक्रिय आपंक कहां भेज दिया जाएगा? अवायवीय टैंक में। थोड़ा सा कहां भेज दिया जाएगा? वापस वायवीय टैंक में। वो वही इनोकुलम का काम करेगा, निवेश द्रव्य का या आरंभक का। अब जब ये जाएगा इधर अवायवीय टैंक में, तो वहां पर क्या है? अवायवीय सूक्ष्म जीव है। वो यहां से जो वायवीय सूक्ष्म जीव आया उनको भी खा पी के बराबर कर देगा, जो थोड़ा बहुत कचरा बचा है उसको भी क्या करेगा बेटा? डाइजेस्ट कर देगा, और बायोगैस का निर्माण होगा। यहां पर भी क्या होता है? बायोगैस का निर्माण होता है। इसी प्रकार से हमने क्या किया है? हमारी जो प्रमुख नदियां हैं उनको साफ करने के लिए प्लान प्रिपेयर किया है। जैसे गंगा नदी को साफ करने के लिए जो प्लान प्रिपेयर किया गया है, गंगा एक्शन प्लान कहेंगे, और यमुना नदी को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान कह दिया जाएगा। एक चीज यहां पर मैं आपको बता देता हूं बीओडी के बारे में। बीओडी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, इंग्लिश में लिखेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या कहेंगे बेटा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक और बात, बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रदूषण, पॉल्यूशन। पानी में पॉल्यूशन जितना ज्यादा होगा, पानी में, वाटर में ऑर्गेनिक कचरा पट्टी जितना ज्यादा होगा, वहां की बीओडी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है मेरे भाई? ऐसे समझो, गंदा पानी आपने फेंका, जो छाना जा सकता था वो छान लिया, जो जैसे बालू रेत के कण जो बैठ सकते थे बैठ गए, अब जो बचा उसको आपने वायवीय टैंक में डाला, जहां पर जो वायवीय जीवाणु हैं, उर्वरक झुंड जो है एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई का, वो क्या कर रहा है? उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कर रहा है। यानी कि पानी में कचरा कम हो रहा है, और पानी का कचरा कम होगा तो वहां पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगी। बताना मत किसी को, ठीक है भाई? इसको देखो यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना है तो। चलिए बच्चों, अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, भूसा वगैरह है, या जो गाय भैंस का गोबर है, इन सारी चीज़ों से क्या होता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर प्रिपेयर होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? बायोगैस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बायोगैस। और बायोगैस जो है, बायोगैस ये ऊष्मा के लिए या प्रकाश के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बायोगैस के फॉर्मेशन में, बायोगैस के फॉर्मेशन में, ठीक है भाई, जो सबसे ज्यादा अहम रोल है जिस जीवाणु का, वो है मिथेनोबैक्टीरियम जीवाणु। ठीक है ना? ये जो मिथेनोबैक्टीरियम जीवाणु है, ये एनारोबिक जीवाणु होता है भाई, अवायवीय जीवाणु, बेसिकली ये आर्की बैक्टीरिया है। ठीक है? इंडिया में बायोगैस फॉर्मेशन को विकसित करने में, इंडिया में बायोगैस की जो उत्पादन की जो एक नीति आप कह सकते हैं कि जो विधि है, उसको विकसित करने में जिन दो संस्थाओं का ज्यादा योगदान है वो है IARI और KVIC। क्या है बेटा बताइएगा जरा? एक तो IARI और दूसरा KVIC। ये जो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है? और KVIC
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, खादी एवं ग्राम उद्योग संस्थान या आयोग कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग हो गया, और उधर क्या हो गया, IARI हो गया। इन दोनों संस्थानों की एक बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका थी कि उन्होंने क्या किया, लोगों में प्रचार प्रसार भी किया कि भाई आप भी इस तरीके से बायोगैस का प्लांट लगाइए, इससे आपको लाइट मिलेगी, है ना, ये सारी चीज़ें। बायोगैस का जो अगर आप देखें, जो बायोगैस प्लांट होता है, इसमें आप ये देखिए, इसमें आपने क्या किया हुआ है, स्लरी भर दिया है भाई। इसमें आपने स्लरी भर दिया है। स्लरी क्या है, गोबर और पानी का घोल, गोबर प्लस पानी। अब ये यहां से गया इधर, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन। जब डाइजेशन होगा तो ये बायोगैस बनेगा। ये बायोगैस जो है इस गैस होल्डर में इकट्ठा होता रहेगा, इस गैस होल्डर में, और ये यहां से आपको मिल जाएगी, यहां से आपको गैस मिल जाएगी, और यहां से आपको बेटा स्लज मिलेगा, स्लज। तो आप देख रहे हैं कि इस बायोगैस प्लांट में अंदर जाने के लिए एक रास्ता है, इनलेट कितना है, एक, लेकिन आउटलेट कितने हैं, दो। इनलेट सिर्फ स्लरी आपको अंदर डालना है, तो इनलेट कितना है, एक, लेकिन इधर से गैस मिलेगी आपको, इधर से स्लज मिलेगा, वो जो बचा हुआ गोबर वगैरह है वो स्लज मिलेगा भाई। तो आउटलेट बाहर, निकास के दो रास्ते हैं बेटा। निकास के कितने रास्ते हैं बताओ मुझे, तो निकास के हैं दो रास्ते, और अंदर जाने का है एक रास्ता। समझ पा रहे हैं आप। तो ये हो गया बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव। आई होप यू गाइज आर क्लियर। तो जिन दो संस्थाओं का रोल था, IARI, KVIC, क्या क्या होता है बायोगैस बनाने में, कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयोग में होता है, बेटा ये सारी चीजें आपने देख ली, ठीक है। इसके बाद बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव क्या होता है। ये जो है आप कहेंगे कि ये शिकारी शिकार रिलेशनशिप है भाई। ये क्या है, एक शिकारी और शिकार रिलेशनशिप है। जैसे मान लो कोई एक इंसेक्ट है, ध्यान से समझो, जैसे मान लो ये आपकी फसल है, इसको कोई छोटा कीड़ा खा रहा है, ठीक है। आप क्या करो, एक बड़ा कीड़ा, एक ऐसा कीड़ा लाओ जो इस कीड़े को खाता है, उस बड़े कीड़े ने इस कीड़े को खाया, इस कीड़े को भोजन मिला, आपकी फसल बची। प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। तो इससे क्या होता है, एक तो जमीन खराब नहीं होती है, इकोसिस्टम मेंटेन बना रहता है, और किसान के लिए सस्ता पड़ता है। साथ ही साथ किसान को केमिकल इंसेक्टिसाइड या केमिकल जो पेस्टिसाइड है, रासायनिक शाकनाशी, रासायनिक कीटनाशी, वो नहीं खरीदने पड़ते हैं, वो उसको नहीं खरीदने पड़ते हैं। जैसे एफिड्स जो होते हैं, भुनगा बोलते हैं, भुनगा, ठीक है। एफिड्स यानी भुनगों को निपटाने में लेडी बर्ड का बड़ा रोल है। मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए ड्रैगन फ्लाई इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई, तितली के लार्वा हैं, या जो इंसेक्ट के लार्वा हैं, इंसेक्ट के लार्वा, उनको कंट्रोल में करने के लिए बैसिलस थुरिनजेसिस, या इवन इसके स्पोर, अगर आप देखें बैसिलस थुरिनजेसिस जो है, इसके स्पोर क्या किए जाते हैं, ऐसे थैलियों में भर के कई बार जो जल का स्रोत है उसमें छोड़ दिए जाते हैं। अब इंसेक्ट है, वाटर वाटर पी रहा है, और पता चला उसके अंदर क्या है, बैसिलस थुरिनजेसिस है, बीटी है। अब उसने वो पानी आनी पी लिया, उसकी गट में जब वो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो वो जो इंसेक्ट है वो निपट जाएगा, उठेगा नहीं, उठ जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है, ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंजाई है, फ्री लिविंग मुक्त जीवी कवक है बच्चों, और ये रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है बेटा रूट इकोसिस्टम में। याद रखिएगा कि मुक्त जीवी है, क्योंकि जब भी हम रूट और फंजाई देखते हैं, जब भी हम रूट और फंजाई देखते हैं तो हमें माइकोराइजा याद आता है, नहीं याद आना चाहिए। माइकोराइजा नहीं याद आना चाहिए, क्योंकि माइकोराइजा जो है वो कवक और रूट का एक सहजीवी संबंध होता है। क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, एक सहजीवी संबंध होता है।
लेकिन ट्राइकोडर्मा जो है बेटा, ये जो ट्राइकोडर्मा है, ये ट्राइकोडर्मा एक मुक्त जीवी कवक है, फ्री लिविंग है ये। हाँ, ये अलग बात है कि रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है। जैसे अगर आप बात करें एनपीबी, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस, बैक्लोवायरस, ये क्या है? संकीर्ण परास के जैव नियंत्रक। संकीर्ण परास जैव नियंत्रक, संकीर्ण परास जैव नियंत्रक, यानी इनकी रेंज कम है। ऐसा नहीं कि सबको मारते हैं, ये केवल और केवल जो इनके टारगेट इंसेक्ट हैं, ये उन्हीं को हार्म पहुंचाते हैं। टारगेट इंसेक्ट को, किसको हार्म पहुंचाते हैं बेटा? इनका जो टारगेट इंसेक्ट है, ये उसी को हार्म पहुंचाते हैं। बाकी का कोई आर्थ्रोपोड है, बाकी का कोई और है, उनको ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते। एजेंडा क्लियर है इनका कि जो टारगेट है केवल उसी को मारना है, सबको नहीं मारना है। तो आपका भी टारगेट सेट होना चाहिए, अटरम सटरम नहीं पढ़ना है। जो नीट में पूछा जाता है वही पढ़ना है ना। ये नहीं कि जिसमें मास्टर जी ने गाना गा दिया वो बढ़िया चीज़ है, नहीं, जो नीट में आती है वो बढ़िया चीज़ है। समझ पा रहे हो बात को? चलिए, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव क्या क्या हो सकता है बेटा? जीवाणु हो सकता है, नील हरित शैवाल हो सकता है, ठीक है, और कवक हो सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के दौरान ये चीजें प्रयोग करी जाती हैं। उसमें क्या होता है कि जो यूरिया, डीएपी, दयाल, जिंक, ये सब नहीं डालते उसमें। उसमें सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से ही क्या किया जाता है? उर्वरक क्षमता बढ़ाई जाती है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अगर आप देखें, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए तो राइजोबियम है, एजोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है, ये सब जीवाणु प्रयोग में लिए जाते हैं। ये सब जीवाणु बेटा, ठीक है, जिसमें से ये जो क्या है, ये सिम्बायोटिक होता है। राइजोबियम तो क्या है बेटा? सिम्बायोटिक। नीलहरित शैवाल है, कई बार सिम्बायोटिक होते हैं, कई बार फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ऑस्लोटोरिया जो है वो धान के खेत में जो है उर्वरक क्षमता बढ़ाता है। नीलहरित शैवाल हो गए। कवक क्या करते हैं? कवक माइकोराइजा बनाते हैं। माइकोराइजा, माइकोराइजा कवक रूट के साथ मिलकर माइकोराइजा बनाते हैं, जैसे कि ग्लोमस का उदाहरण एनसीईआरटी में दिया है। फिर ये प्लांट को सूखे से बचाते हैं, जो रूट बॉर्न पैथोजन है उनसे बचाते हैं, है ना। अगर लवण की सांद्रता बहुत अधिक हो गई है उससे बचाते हैं। प्लांट को कुल मिला के सूखे से बचा रहे हैं, सॉल्ट से बचा रहे हैं, पैथोजन से बचा रहे हैं, यानी कि ये ओवरऑल क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ में सहायक होते हैं, प्लांट को जो है ज़्यादा वृद्धि करने में सहायक होते हैं। ठीक है जी। तो आपने देखा बहुत ही कम समय में आपका ये पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया है। यहाँ से शुरू किया था दोस्तों हमने ये खेल। पहले हमने घरेलू उत्पादों के बारे में सूक्ष्म जीव पढ़े, फिर औद्योगिक उत्पाद, उसके बाद वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, फिर बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव, उसके बाद जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, और फिर आखिरी में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। होमवर्क यही है कि इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो एक बार इस चैप्टर की आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।